प्यारे बच्चों, पिनेकल एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का क्लास 11 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल। ये आपका लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी एंड पावर दोनों से रिलेटेड है। एंड मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल और इन अदर वर्ड्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन आप लोग क्लास 8 और 9 से ही करते हुए आ रहे हो। सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट किसी सर्किल के अलोंग रिवॉल्व करता है, then we say object is performing the circular motion। ठीक है, इतना तो आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है। एंड दो चीजें आप लोगों ने और भी पढ़ी हुई थी, उनको क्विकली रिवाइज कराते हैं। सबसे पहले है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तब कहलाता है जब ऑब्जेक्ट की स्पीड, यहां पे ध्यान दीजिए, मैं स्पीड वर्ड यूज कर रहा हूं, वेलोसिटी वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। तो जब ऑब्जेक्ट की स्पीड जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर कांस्टेंट बनी रहती है तो उस टाइप के मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लास 8 या 9 से आप लोग इसको पढ़ते आ रहे हो। तो यहाँ पर मैंने वेलोसिटी वर्ड क्यों नहीं डाला? क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्किल में घूमेगा, तो अगर यहां पर देखें, वेलोसिटी इस तरफ होगी, स्पीड इस तरफ होगी, डायरेक्शन यहां पर इस तरफ, यहां पर इस तरफ। सो टेंजेंशियली जो है उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहती है। तो सर्कुलर मोशन जब भी परफॉर्म करेगा कोई ऑब्जेक्ट, तो एवरी पॉइंट ऑन द पाथ ऑब्जेक्ट चेंजेस इस डायरेक्शन। सो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो अगर स्पीड या इसका अगर मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट बना भी रहता है, तो यहाँ पर उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। तो दैट मीन्स यहाँ पर वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ध्यान रखिए, स्पीड कांस्टेंट बनी रहती है, वेलोसिटी चेंज होती रहती है। सो अब यहाँ पर एक और बात आ गई, वेलोसिटी अगर चेंज होती है तो देयर जनरेट्स एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। सो यहां पर जो चेंज इन वेलोसिटी है, दैट कैन बी अकर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड और इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन और इन द फॉर्म ऑफ बोथ। तो यहां पर अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, तो स्पीड यानी कि उसका मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली जो है सेम बना हुआ है, बट उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो यहां पर ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, एंड ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी देयर जनरेट्स एक्सीलरेशन। तो जब भी एक्सीलरेशन होगा, तो एक्सीलरेशन की वजह से आपको पता है कि एक फोर्स जनरेट होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये भी आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। फोर्स जो है मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सीलरेशन जनरेट होगा, एंड एक्सीलरेशन की वजह से फोर्स जनरेट होगा। तो जब भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा, तो ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन यहां पर एक फोर्स जनरेट हो रहा है। तो सर्कुलर मोशन में जो ये फोर्स जनरेट हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? पहले भी सुना है आप लोगों ने, क्लास 8 9 में सुना हुआ है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिवाइज करा रहा हूं जस्ट आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जाने से पहले, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की अभी हमें जरूरत पड़ने वाली है। सो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए, सर्कुलर पाथ में मोशन कराने के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड होता है, सो दैट ऑब्जेक्ट अपने सर्कुलर पाथ में मेंटेन करके रहे। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। अगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, तो यहां पर एट एवरी पॉइंट, FC से डिनोट कर रहा हूं सेंट्रीपिटल फोर्स को, तो यहां पर एवरी पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा होगा सेंटर की तरफ, सो दैट ऑब्जेक्ट जो है अपने सर्कुलर पाथ को मेंटेन करके रखे। क्योंकि यहां पर देखिए वेलोसिटी
डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे इस तरफ है, हमेशा आउटवर्ड जाने की उसकी टेंडेंसी है। तो उसको सर्कुलर पाथ में मेंटेन करने के लिए ऑब्जेक्ट में हमेशा एक सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, जिसको हम लोग इन जनरल सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग मेथड से प्रोवाइड किया जा रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने सोलर सिस्टम को जानते हैं। सोलर सिस्टम में क्या होता है, जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं नियरली सर्कुलर ऑर्बिट में। तो ये जो नियरली सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, उसको सर्कुलर ऑर्बिट में मेंटेन करने के लिए डेफिनेटली सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा। तो ये जो सन और प्लैनेट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी कब आता है वर्ड, जब अर्थ होती है। तो जब अर्थ का केस होगा तो हम लोग ग्रेविटी की बात करते हैं, अदरवाइज द जनरल वर्ड इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ग्रेविटी वर्ड तब यूज किया जाता है जब अर्थ का केस होता है। ठीक है, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक ऑब्जेक्ट अगर अर्थ है तो हम लोग यूज करेंगे ग्रेविटी, अदरवाइज दो जनरल जो वर्ड है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सन और प्लैनेट्स के बीच में जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। सन जो है प्लैनेट को अपनी तरफ खींच के रखता है, सो दैट प्लैनेट जो है आउटवर्ड टेंजेंशियली बाहर की तरफ नहीं जा पाते हैं और सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। तो यहाँ पर पे सन और प्लैनेट के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया, इन डिफरेंट केसेस जो अलग अलग तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा होगा। तो इस केस में सन और प्लैनेट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट को हम लोग रोप में बांध करके, स्टोन को जो है, स्टोन को एक रोप में बांधा और ऐसे ऐसे उसको घुमाना स्टार्ट किया, तो जो ये सर्कुलर पाथ में इस तरीके से स्टोन जब घूमेगा तो यहाँ पर पे इस तरीके से, इसी डायग्राम से भी काम चल सकता है, फिर दूसरा बना रहे हैं। ये स्टोन है, यहाँ पर पे हमने उसको पकड़ के रखा हुआ है और इस तरीके से जो है हम लोग एक हॉरिजॉन्टल सर्किल में ऑब्जेक्ट को या स्टोन को इस तरीके से घुमा रहे हैं। तो यहाँ पर पे जो ये जो रोप है, रोप में एक टेंशन जनरेट होगी, राइट। जो रोप है वो फ्लैट नहीं करेगी, वो एक टाइट बनी रहेगी। टाइट बनी रहेगी दैट मीन्स उसमें एक टेंशन जनरेट होगी। तो टेंशन जो का जो ये फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। एक और एग्जांपल बताता हूं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपको पता है न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं। सो न्यूक्लियस के अंदर है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स हैं निगेटिवली चार्ज, राइट। सो इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, पढ़ाया गया है आपको। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो अट्रैक्टिव फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये सर्कुलर पाथ में मेंटेन करने में हेल्प करता है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर की तरफ भाग जाएंगे। ठीक है, अगर वो सर्कुलर पाथ में घूम रहे होंगे तो सर्कुलर पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर घूमेगा तो उसकी क्या टेंडेंसी है, आउटवर्ड जाने की। सो उसको आउटवर्ड जाने से रोकने के लिए यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये एक जनरल वर्ड है। जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो सर्कुलर पाथ में मेंटेन करने के लिए सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, इन जनरल उसे हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग केसेस में अलग अलग फोर्स के रूप में आपको मिल रहा होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्म में मिल रहा है, प्लैनेट और सन के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्म में मिल रहा है, ये रोप और स्टोन के केस में टेंशन के फॉर्म में मिल रहा है। तो अलग अलग फॉर्म में वो आपको मिलेगा। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैंने रिवाइज करा दिया है आपको। अब हम लोग आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पे, जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सो आफ्टर 2 अटेम्प्ट्स मैंने ये सर्कल बना लिया है फाइनली। सो सपोज एक ऑब्जेक्ट को, m मास का ऑब्जेक्ट है, स्मॉल सा ऑब्जेक्ट है m मास का, उसको एक रोप में
जो कि यहाँ पर पे ओ पॉइंट पे पाइवोटेड है, फिक्स है यहाँ पर पे, एंड स्टोन को या फिर इस ऑब्जेक्ट को एक इनिशियली यू की स्पीड से इस तरीके से थ्रो किया गया है। अगर बहुत ही स्मॉल स्पीड होगी तो क्या होगा, यहाँ पर पे ऑस्किलेशंस परफॉर्म होंगे, आगे तक जाएगा वापस आएगा, एसएचएम या फिर ऑस्किलेशंस आप लोगों ने सुने हुए हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा स्पीड में फेंकें तो क्या होगा, आगे तक जाएगा फिर वापस आएगा, आगे तक जाएगा फिर वापस आएगा। और ज़्यादा स्पीड से भेजें तो क्या होगा, सपोज यहाँ तक गया एंड फिर क्या होगा, वो अपना सर्कुलर पार्ट को छोड़ देगा एंड कुछ पैराबोलिक पार्ट में जाते हुए, पैराबोला नहीं पता है तो क्या होगा, इतना समझ लीजिए कि सर्कुलर पार्ट को अपना छोड़ देगा एंड आगे तक जा करके इस तरीके से वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। और अगर स्पीड बढ़ाएं तो क्या होगा, वो सर्कुलर पाथ को मेंटेन करते हुए यहाँ पर पे ये जो H है हाईएस्ट पॉइंट, वो यहाँ तक पहुंच जाएगा। एंड अगर यहाँ तक पहुंचते पहुंचते अगर ये जो रोप है वो स्लैक नहीं करी, इसकी टेंशन जो है प्रॉपर मेंटेन बनी रहती है, रोप स्लैक नहीं करती है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट अपना सर्कुलर पाथ मेंटेन करेगा एंड वो पूरा वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट कर देगा। राइट, यहाँ पर पे हम लोग वर्टिकल सर्किल की बात कर रहे हैं। वर्टिकल सर्किल में आपका इंपॉर्टेंट एक फैक्टर आ रहा है ग्रेविटी का, जो कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में नहीं आता है। तो यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से क्या हो रहा है, अगर ग्रेविटी की वजह से जो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है एंड ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ पुल कर रही है, ऑब्जेक्ट की स्पीड लगातार रिड्यूस होती जा रही है एंड ऑब्जेक्ट की स्पीड रिड्यूस होने की वजह से यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने से पहले जो रोप है, रोप स्लैक कर जाए, यानी कि रोप की जो टेंशन है वो जीरो हो जाए, और उस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट अपना सर्कुलर पाथ कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर पे जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है उसमें हम लोग यहाँ पर पे सबसे मेन जो बात स्टडी करते हैं वो यही करते हैं कि हम कितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट को थ्रो करें सो दैट ये ऑब्जेक्ट अपना वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाए। दैट मीन्स H पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते कंडीशन क्या है, H पॉइंट तक, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचते हुए ये जो रोप है उसकी टेंशन जीरो नहीं होनी चाहिए। H पॉइंट पे जो टेंशन है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इस कंडीशन को यूज करते हुए हम लोग फाइंड करेंगे कि ऑब्जेक्ट को कितनी स्पीड से फेंका जाए सो दैट वो अपना सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर पाए। आगे बात समझ में, चलिए तो अब हम उसको निकालते हैं। यहाँ पर पे हम 2-3 पॉइंट्स की बात करेंगे। ये L पॉइंट से डिनोट कर रहे हैं जो लोवेस्ट पॉइंट है, L फॉर लोवेस्ट, H फॉर हाईएस्ट एंड हियर इज द M इज द मिडिल पॉइंट। बात समझ में आ गई। और फिर हम लोग एक बात करेंगे एक जनरल पॉइंट P की, क्योंकि जनरल पॉइंट P से ही हम लोग पूरे पाथ की एक कंडीशन मेंटेन कर पाएंगे। तो यहाँ पर पे जनरल पॉइंट P पे सपोज यहाँ पे एंगल जो मेंटेन हो रहा है वो थीटा मेंटेन हो रहा है एंड ये अपने लोवेस्ट पॉइंट से सर्टेन हाइट H पे है, स्मॉल h से डिनोट कर रहे हैं। जो ऑब्जेक्ट की हाइट है अपने लोवेस्ट पॉइंट से H हाइट पे है। ये H हाइट क्यों यूज किया है इसको अभी आपको समझ में आ जाएगा। थीटा से भी मेंटेन करके निकाल सकते हैं बट H के फॉर्म में हमें ज्यादा इजीली पड़ेगा और ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। अब यहाँ पर पे जो m मास का ऑब्जेक्ट है उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। ग्रेविटी का फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट mg, टेंशन जैसे आपको बताया कि ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और यहाँ पे रोप का केस है तो एक टेंशन जो है सेंटर की तरफ लग रही होगी। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, along the rope and along the circular path और opposite to the circular path। सो यहाँ पर पे वर्टिकल से एंगल थीटा था, सो ये वाला एंगल थीटा हो गया, वर्टिकल से ये लाइन का एंगल थीटा है। सो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट mg cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा। एंड यहाँ पर पे
सपोज ऑब्जेक्ट की स्पीड है v, जनरल फॉर्म में जो स्पीड है इसकी v, वो v स्पीड हमें निकालनी है और ये टेंशन t हमें निकालनी है इन द फॉर्म ऑफ h और इन द फॉर्म ऑफ थीटा, सो दैट हम एक कंडीशन मेंटेन कर पाए। सो अब देखिए यहाँ पर पे ऑब्जेक्ट को हमने u की स्पीड से थ्रो किया, पॉइंट P तक पहुंचा, ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड रिड्यूस हो गई है, v स्पीड हो गई है, बट यहाँ पर पे वी एज्यूम देयर इज नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं है, ऑल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। सो हम यहाँ पर पे कह सकते हैं कि जो एनर्जी कंजर्वेशन का जो लॉ है वो यहाँ पर पे एप्लीकेबल होगा, क्योंकि कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है जो कि एनर्जी को रिड्यूस कर सके। तो यहाँ पर पे ऑब्जेक्ट में जितनी एनर्जी होगी सेम टोटल एनर्जी यहाँ पर पे भी होगी, हीट के फॉर्म में। हीट कब जनरेट होगी? ड्यू टू द फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन नहीं है तो फ्रिक्शन की वजह से हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस नहीं होगी। इतनी बात समझ में आ गई? सो दैट मीन्स यहाँ पर पे L पॉइंट पे, लोवेस्ट पॉइंट पे जितनी एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूं, एंड P पॉइंट पे जितनी टोटल एनर्जी होगी दोनों इक्वल होंगी, राइट? सिंस देयर इज नो फ्रिक्शन, energy at point L, that should be energy at point P. एनर्जी एट पॉइंट L क्या होगी? यहां पर पे ये लोवेस्ट पॉइंट है, तो लोवेस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। यहां पर पे एनर्जी क्या होंगी? दो फॉर्म की एनर्जी होंगी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, और यहाँ पे स्पीड u है तो काइनेटिक एनर्जी हो गई यहाँ पर पे हाफ mu स्क्वायर। लोवेस्ट पॉइंट है तो लोवेस्ट पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को 0 लेके चलते हैं। सो यहाँ पर पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, उसको मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं। P पॉइंट पे देखें तो स्पीड है v, एंड ड्यू टू द स्पीड v काइनेटिक एनर्जी बिकम हाफ mv स्क्वायर। एंड यहाँ पर पे अब ये, इसलिए मैंने इसको h हाइट से डिनोट किया था, सो दैट यहाँ पर पे इसमें हम पोटेंशियल एनर्जी mgh को मेंशन कर सकें। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक में। तो यहां पर पे हमें स्पीड निकालनी है, तो स्पीड निकालने के लिए आप देखिए m आपका हर टर्म में कैंसिल होगा, एंड एट द सेम टाइम हम पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो u स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2gh। m कैंसिल हो गया है एंड पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया है, सो यहां से आ गया v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, और इन अदर वर्ड्स v इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। दोनों की जरूरत पड़ सकती है, तो दोनों को ही मैं क्वेश्चन नंबर 1 से डिनोट कर रहा हूं। सो किसी भी पॉइंट P पे, इन जनरल पॉइंट P पे, अगर हमें उस पॉइंट की लोवेस्ट पॉइंट से हाइट पता है तो हम उसकी स्पीड इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सो अगर यहां से यहां तक इसकी रेडियस अगर स्मॉल r है, स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, ओके। सो स्मॉल r के फॉर्म में यहां पर पे देखें तो जो हाइट हो गई स्मॉल r हो गई, इस पॉइंट पे देखें तो हाइट कितनी हो गई? 2 टाइम्स स्मॉल r। तो h की जगह डिफरेंट वैल्यूज पुट करके हम v की डिफरेंट वैल्यूज निकाल सकते हैं। वो निकालने के लिए बाद की बात है, बट पहली हमारी कंडीशन क्या निकालनी है कि कितनी स्पीड से थ्रो करें सो दैट ऑब्जेक्ट अपना सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर सके। और कितनी स्पीड से थ्रो करने के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया था? हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन जो है 0 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, जो टेंशन की वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एट पॉइंट h। ये याद है आपको? सो दैट मीन्स हमें अब यहाँ पर पे इन जनरल कोई एक जनरल पॉइंट P पे टेंशन निकालने की जरूरत है। तो टेंशन निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है। इस केस में जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है वो कितना है? T सेंटर की तरफ लग रहा है और mg cos थीटा अवे फ्रॉम द सेंटर है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो गया? T माइनस mg cos थीटा, इफेक्टिव फोर्स।
ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट में 5 न्यूटन इस तरफ लग रहा है, 3 न्यूटन इस तरफ लग रहा है, तो इफेक्टिव फोर्स कितना हो गया, 2 न्यूटन फोर्स ऑन द लेफ्ट साइड। उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए यहां पर पे इफेक्टिव फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है दैट इज टी माइनस एम जी कॉस थीटा। तो कुछ बच्चे सोच सकते हैं सर सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो खाली टी है, तो खाली टी यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर पे हम लोग इफेक्टिव फोर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे इस तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं उनको समझाने के लिए मैंने किया है। सारे बच्चों को लग रहा होगा अरे सर ये क्या बता रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सिंपल सी बात को समझने में उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो उनको और सिंपलेस्ट वे में समझाना पड़ता है। तो सबके हिसाब से मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक जनरल फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर एम मास का ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसकी स्पीड अगर v है एंड रेडियस r है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पर पे पॉइंट P पे जो स्पीड है v है, रेडियस ऑफ द सर्किल स्मॉल r है, तो अगेन एम वी स्क्वायर अपॉन आर ये आ गया। सो यहां से इसीलिए मैंने यहाँ पर पे दोनों को इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट किया था। v की स्पीड निकालनी होगी तो हम इसका यूज करेंगे, और फिलहाल हमें वी स्क्वायर की जरूरत पड़ रही है तो हम इसका यूज करने जा रहे हैं। सो यहां से t आ गया m अपॉन आर, वी स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर माइनस 2gh, और mg cos थीटा उस साइड चला जाएगा। सो यहां से t इक्वल टू, अब यहां पर पे mg cos थीटा आया है। जैसे मैंने बताया अगर थीटा के फॉर्म में लेके चलेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्हें प्रॉब्लम आने लगती है। सो यहां पर पे हम थीटा को एलिमिनेट करना चाहेंगे। इस ट्रायंगल में अगर हम देखें ओ पी क्यू ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू कॉस थीटा की जो वैल्यू है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस थीटा के साथ वाला जो होता है उसे बेस कहते हैं। हमेशा ये बेस नहीं होगा, जो एंगल के साथ वाली जो साइड होती है उसे हम बेस कहते हैं। सो ओ क्यू इज द बेस एंड ओपी इज द हाइपोटेन्यूज। ओपी कितना है, रेडियस ऑफ द सर्किल, ये आर है स्मॉल आर, एंड ओ क्यू कितना है, स्मॉल आर माइनस एच, आर माइनस एच डिवाइडेड बाई आर। सो यहां से टेंशन की वैल्यू आ गई T इक्वल टू एम अपॉन आर, वी की जगह आ गया था यू स्क्वायर माइनस 2gh प्लस एम जी कॉस थीटा की जगह आर माइनस एच अपॉन आर। सो यहां से अगर हम देखें दोनों टर्म्स में एम अपॉन आर कॉमन है, सो एम अपॉन आर कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म में बचेगा यू स्क्वायर माइनस 2gh, सेकेंड टर्म में एम अपॉन आर बाहर चला गया, जी दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा, g इंटू आर माइनस जी इंटू एच। सो यहां से टेंशन थी कि जो जनरल वैल्यू आ रही है m अपॉन आर, यू स्क्वायर 2gh एंड gh दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे माइनस साइन के साथ, माइनस 3gh प्लस g इंटू आर। सो ये टेंशन t की जनरल वैल्यू आ गई। एंड इसके साथ साथ हम लोग जो है वेलोसिटी v की वैल्यू भी यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, एंड इन दोनों वैल्यूज का हम लोग यूज करेंगे जो भी चीजें हमें निकालनी है उसमें। तो यहाँ पर पे जो v की वैल्यू आई थी वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2gh और v इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh। सो यहाँ पर पे जो टेंशन की जनरल वैल्यू आई है इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज होने वाला है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट हम लोग एक फाइंड आउट करने वाले हैं। इसका यूज अगर हम करें, सो अगर हम लोग लोवेस्ट पॉइंट पे अगर हमें टेंशन निकालनी है तो लोवेस्ट पॉइंट पे h की वैल्यू कितनी होगी, 0। यहां से हम लोग हाइट को कैलकुलेट करना स्टार्ट कर रहे हैं, L इज द लोवेस्ट पॉइंट, तो यहाँ पे h की वैल्यू हो रही है 0। सो फॉर पॉइंट L इज द लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट पे h की वैल्यू आ रही है 0।
सो लोवेस्ट पॉइंट पे जो टेंशन आएगी TL इक्वल टू m अपॉन r, इसको 0 पुट कर देंगे तो बचेगा u स्क्वायर प्लस GR। टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट m अपॉन r, u स्क्वायर प्लस GR। इसी तरीके से अगर हम हाईएस्ट पॉइंट h पे टेंशन निकालें, फॉर पॉइंट h विच इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्टिकल सर्किल, सो यहां पर पे h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पूरा यहां से लेकर के यहां तक, तो जो टोटल हाइट है दैट इज 2 टाइम्स द रेडियस, और इन अदर वर्ड डायमीटर ऑफ द सर्किल, 2 टाइम्स r। तो यहां पर पे h की जगह अगर हम 2 टाइम्स r पुट करेंगे सो दैट विल बी -6GR। सो TH कितना हो जाएगा, m अपॉन r तो बचा ही रहेगा, u स्क्वायर -6GR प्लस GR, तो दैट मीन्स TH इक्वल टू m अपॉन r, u स्क्वायर -5GR। सो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन निकल आई, लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन निकल आई। सो जो मैं इंटरेस्टिंग रिजल्ट की बात कर रहा था, तो टेंशन बिटवीन द लोवेस्ट पॉइंट एंड द हाईएस्ट पॉइंट, अगर इनका डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो जस्ट अगर हम वैल्यूज पुट कर रहा हूं फिलहाल मैं, m अपॉन r, u स्क्वायर प्लस GR माइनस m अपॉन r, u स्क्वायर -5GR, m अपॉन r कॉमन हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस GR, माइनस की वजह से इसके साइंस चेंज हो जाएंगे, u स्क्वायर प्लस 5GR, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, m अपॉन r इंटू 6GR, r से r कैंसिल, TL माइनस TH दैट इज 6 टाइम्स mg, दैट मीन्स 6 टाइम्स द mg क्या होता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट की जो टेंशन का डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 6 टाइम्स द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये एक डायरेक्ट रिजल्ट है, इसे आपको याद रखना है, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है और समटाइम्स न्यूमेरिकल्स में भी आ जाता है, सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है MCQ में। व्हाट इज द difference of tension at the lowest and the highest point in case of a vertical circular motion, कितना होता है, 6 times the weight of the object। ठीक है, सो ये एक आपका इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ गया। अब हम लोग आते हैं अपने मेन फैक्टर पे कि अगर ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पार्ट कंप्लीट करना है, वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट करना है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे ये जो टेंशन हमने निकाली हुई है, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, इसका यूज करते हुए आसानी से निकल आएगा कि ऑब्जेक्ट को कितनी मिनिमम स्पीड से थ्रो करें सो दैट ऑब्जेक्ट अपना वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाए। कंप्लीट द वर्टिकल सर्किल, TH should be greater than or equal to 0। TH कितना आया था, m अपॉन r, u स्क्वायर माइनस 5GR, दैट इज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। m अपॉन r कांस्टेंट है, जाके डिवाइड हो जाएगा 0 में, सो u स्क्वायर माइनस 5GR शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इन अदर वर्ड u शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5GR। सो स्क्वायर रूट ऑफ 5GR, ये आपकी मिनिमम स्पीड आ गई सो दैट ऑब्जेक्ट को थ्रो करें कि ऑब्जेक्ट अपना वर्टिकल सर्किल कंप्लीट कर पाए। सो मिनिमम स्पीड टू कंप्लीट वर्टिकल सर्किल इक्वल टू √5GR। जैसे मैंने लिखा है नोट्स के फॉर्म में अपने पास लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्टली आपके न्यूमेरिकल में सीधे यूज होगा। समटाइम्स MCQ में सीधा सीधा पूछ लेते हैं, ठीक है, सीधा सीधा 2-3 वैल्यूज दे देगा, कितनी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 5GR, स्क्वायर रूट ऑफ 3GR, स्क्वायर रूट ऑफ GR, स्क्वायर रूट ऑफ 7GR, इस तरीके से 4 ऑप्शंस दे देगा।
सीधा सीधा आपका जो है क्वेश्चन आ जाता है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अब तक आपको देखते हुए आसान भी लग रहा होगा, और दैट मीन्स ये आपका एक स्कोरिंग टॉपिक भी है। सो अपने यहाँ पर भी दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गए। डिफरेंस बिटवीन टेंशन ऑफ द लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट कितना आया था, 6 टाइम्स द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड सेकंड रिजल्ट आ गया मिनिमम स्पीड सो दैट ऑब्जेक्ट कंप्लीट्स द वर्टिकल सर्किल दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 GR। अब ऑब्जेक्ट को अगर हम इतनी स्पीड से थ्रो करें कि ऑब्जेक्ट अपना वर्टिकल सर्किल कंप्लीट कर रहा है, उस केस में हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी। अगर हमने इतनी स्पीड से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, दैट मीन्स मिनिमम स्पीड से अगर ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, तो हाईएस्ट पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी आएगी वो हम लोग निकालते हैं। सो ऑन थ्रोइंग ऑब्जेक्ट एट u equal to under root 5 GR, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट vh से डिनोट कर देते हैं इसको। उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या करना है, हाईएस्ट पॉइंट पे निकालने के लिए जो हमारी u की वैल्यू आई है वो हमें यहाँ पे जस्ट पुट कर देनी है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी, h की जगह हम जो पुट कर देंगे 2r और u स्क्वायर की जगह 5 GR। u स्क्वायर हो गया 5 GR एंड माइनस 2g, और h की जगह हाईएस्ट पॉइंट पे h की वैल्यू आ रही है 2r, पहले भी दिखाया हुआ है ये आपको। सो ये आ गया अंडर रूट 5 GR माइनस 4 GR। तो यहाँ पे वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट अंडर रूट GR। सो ये हमेशा इतनी नहीं आनी है। जब ऑब्जेक्ट को मिनिमम स्पीड ऑफ अंडर रूट 5 GR से अगर हम यहाँ पर पे स्पीड प्रोवाइड कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, इन दैट केस वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज अंडर रूट GR। ठीक है, तो ये आपके तीसरा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, जो कि आपका जैसा मैंने बताया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी और न्यूमेरिकल्स में भी डायरेक्टली आपको यूज करना है। बाकी चीजें मैंने रब कर दी हैं। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट अभी मैंने लिखे रखे हुए हैं क्योंकि इसका भी हमें फिर से यूज करना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और जो हम लोगों ने स्टार्ट ऑफ द वीडियो डिस्कस करी थी, जब हम लोगों ने वर्टिकल सर्कुलर मोशन जैसे ही स्टार्ट किया था कि अगर ऑब्जेक्ट को u की स्पीड से थ्रो करें, अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ही स्मॉल है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे जाएगा एंड वापस चला जाएगा एंड इस तरीके से वो ऑस्किलेशंस करने लगेगा। और थोड़ा सा ज्यादा स्पीड से थ्रो करने तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट ज्यादा बड़े ऑस्किलेशंस करने लगेगा, ऑब्जेक्ट के ऑस्किलेशंस का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ठीक है, ज्यादा बड़ा ऑस्किलेशन जनरल लैंग्वेज हो गई, और साइंटिफिक लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। राइट, दोनों लैंग्वेज आपको फॉर्म में समझाने के लिए मैं यूज कर लेता हूँ। नाउ सपोज ऑब्जेक्ट ने m पॉइंट को क्रॉस कर लिया, बट हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने से पहले उसकी टेंशन 0 हो गई, तो दैट मीन्स वो अपना सर्किल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, अपने सर्कुलर पार्ट को छोड़ करके कुछ पैराबोलिक पार्ट में जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, वो पैराबोलिक पार्ट को कुछ मेंटेन करता है कुछ इस तरीके से जा करके, एंड देन फिर जब ये कुछ इस पॉइंट पे पहुंचेगा एंड वापस अपने सर्कुलर पार्ट में इस तरीके से जाने लगेगा। तो कुल मिलाकर के वो वर्टिकल सर्किल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। दो कंडीशन हो सकती हैं कि भाई ऑब्जेक्ट अपने सर्कुलर पार्ट में चल रहा है, या तो उसकी स्पीड 0 हो गई या तो उसकी टेंशन 0 हो गई। स्पीड 0 हो जाएगी तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट वापस अपने सर्कुलर पार्ट को मेंटेन करते हुए आने लगेगा, जैसा कि हम लोगों ने एसएचएम के केस में पढ़ा हुआ है। इस तरीके से पेंडुलम को अगर हम लटकाते हैं तो ऑब्जेक्ट इस तरीके से एसएचएम परफॉर्म करता है, ऑस्किलेशंस करता है, जहां पर पे पहुंचता है स्पीड 0 होती है, वापस जाता है स्पीड इंक्रीज होती जाती है, लोवेस्ट पॉइंट पे हाईएस्ट स्पीड हो जाती है, एंड देन फिर उसकी स्पीड रिड्यूस होती जाएगी और यहाँ तक जा करके उसकी स्पीड फिर से 0 हो जाएगी, एंड देन फिर वो वापस जाएगा। इस तरीके से वो ऑस्किलेशंस करता रहता है। ठीक है, दो केसेस हो सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 हो जा रही है या फिर ऑब्जेक्ट की टेंशन 0 हो जाए। तो अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड पहले 0 हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट अपना ऑस्किलेशन कंप्लीट करेगा।
तो ऑस्किलेशन की क्या कंडीशन आ गई? कंडीशन फॉर ऑस्किलेशन ये हम लोग निकालने जा रहे हैं। कंडीशन क्या है? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट becomes 0 before the tension in loop। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है फॉर द ऑस्किलेशन इन द वर्टिकल सर्किल। क्या है कंडीशन? ऑब्जेक्ट की स्पीड टेंशन से पहले जीरो हो जा रही है। अब ऑब्जेक्ट की स्पीड टेंशन से पहले जीरो हो जा रही है, इसको हम यहां पर कैसे दिखाएं? तो ऑब्जेक्ट की स्पीड जीरो हो जा रही है, तो v इक्वल टू जीरो पुट करके देख लेते हैं। v इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स u स्क्वायर माइनस 2gh इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स यहां पर पे h1 ले रहे हैं। h1 किस केस में? h1 हाइट तब है जब ऑब्जेक्ट की स्पीड जीरो हो जा रही है। ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट बिकम्स जीरो। तो वो h1 हाइट कितनी आ जा रही है यहां से? 2gh1 इक्वल टू यू स्क्वायर। सो h1 इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां पर पे। ये h1 हाइट वो हाइट है जिसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड जीरो हो जा रही है, और अब हम वो हाइट निकालने जा रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की टेंशन जीरो हो सकती है। t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू जीरो के लिए यहां पर हम हाइट निकाल लेते हैं। t इक्वल टू जीरो होगा जब ये ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। यू स्क्वायर माइनस 3g, यहां पे h की जगह h2 ले लेते हैं, प्लस जी आर इक्वल टू जीरो। सो यहां से h2 कितना आ गया? यू स्क्वायर प्लस जी आर डिवाइडेड बाई 3g। राइट, दो हाइट्स हमारे पास निकल आई। एक हाइट वो है जिसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड जीरो हो जा रही है, एंड जो है सेकंड हाइट जिसमें ऑब्जेक्ट की टेंशन जीरो हो जा रही है। और ऑस्किलेशन की कंडीशन क्या है कि स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स जीरो बिफोर द टेंशन। दैट मीन्स जो h1 है वो h2 से स्मॉल है। फॉर ऑस्किलेशंस h1 should be less than h2। h1 should be less than h2। That means ऑब्जेक्ट की स्पीड टेंशन से पहले जीरो हो जाएगी, तो h1 h2 से स्मॉल होना चाहिए। और इन अदर वर्ड्स u स्क्वायर अपॉन 2g should be less than u स्क्वायर प्लस gr अपॉन 3g। g से g कैंसिल, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 3u स्क्वायर लेस देन 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। So 3u square minus 2u square, u square should be less than 2gr, or u should be less than under root 2gr। ऑब्जेक्ट को हमें अंडर रूट 2gr की स्पीड से कम में थ्रो करना पड़ेगा, लेस देन आ रहा है, सो दैट ऑब्जेक्ट अपने ऑस्किलेशंस को कंप्लीट कर पाए। ठीक है, सो ये आपकी मैक्सिमम स्पीड आ रही है अंडर रूट 2gr की, जिसमें ऑब्जेक्ट अपना ऑस्किलेशन कंप्लीट कर पा रहा है। सो ये जो अंडर रूट 2gr की वैल्यू आ रही है वो आएगी आपकी m पॉइंट पे जाकर के। अगर हम 2gr की स्पीड से थ्रो करेंगे ऑब्जेक्ट को अंडर रूट 2gr की स्पीड से, तो ऑब्जेक्ट m पॉइंट तक जाएगा सर्कुलर पाथ मेंटेन करते हुए, एंड अगेन वो वापस इस तरीके से जाएगा। दैट मीन्स वो हाफ सर्किल में ऑस्किलेशंस करेगा। अंडर रूट 5gr यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहां तक पहुंचने के लिए जो स्पीड है अंडर रूट 5gr, और यहां तक पहुंचने के लिए जो स्पीड है अंडर रूट 2gr। सो अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2gr से ज्यादा है, स्क्वायर रूट ऑफ 5gr से कम है स्पीड, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट यहां कहीं पर पे जाकर के अपने सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा, पैराबोलिक पाथ में जाएगा, एंड वो कुछ आगे जाकर के फिर से सर्कल में आ जाएगा, इस तरीके से जाने लगेगा। तो ये कुल मिला के वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इतना है। ठीक है, ये दोनों आपके
पॉइंट्स को भी आपको याद रखना है, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया। कंडीशन फॉर दी ऑस्किलेशन, स्पीड शुड बी लेस देन √2 GR। सो यहां तक के लिए फिलहाल इतना ही। क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, बट थोड़े से क्वेश्चंस आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिएगा सो दैट एग्जाम में आप लोग आसानी से कर सको। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाने की जरूरत है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे। अपने आप से ट्राई करिए, नहीं आता है तो आप कमेंट करके या डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा। और यहाँ पर इस पूरे कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ लगता है तो मैसेज करके पूछ सकते हैं आप लोग। फिलहाल ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई लिखा नहीं है, √2GR से ज्यादा एंड √5GR से कम, बाकी सारी चीजें मैंने लिखी हैं, आप लोग भी अपने नोट्स में लिखिएगा। ठीक है, खाली देख करके काम नहीं चलता है, खुद भी लिखिए, खुद भी प्रैक्टिस करिए, तभी वो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, खुद भी आपको अपना पेन चलाना पड़ेगा। तो ये अपने आप से लिख लीजिएगा, √2GR से स्पीड ज्यादा होगी और इससे अगर कम होगी तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ को छोड़ करके पैराबोलिक पाथ में जाएगा, अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करिए, सो दैट आपके नीट या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको आप आराम से क्रैक कर सको। एंड बहुत ही जल्दी फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। एंड बहुत ही मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मोशन ऑफ ए व्हीकल और कार इन ए लेवल रोड एंड मोशन ऑफ ए कार इन ए बैंक्ड रोड। तो यहाँ पे फ्रिक्शन का यूज करते हुए जो कार है किस तरीके से एक लेवल रोड में या फिर एक बैंक्ड रोड में किस तरीके से टर्न करती है, उसको हम लोग जो है उस टॉपिक में स्टडी करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करिए, लाइक करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।